हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशंस। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं क्या इसमें डिटेल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो, यहाँ पे क्या कहता है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशंस। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है इसके, लेकिन ध्यान रखेगा कि कंजर्वेशंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रोटेक्शंस। ठीक है, प्रोटेक्शंस का मतलब किसी भी चीज़ को मतलब कितना सिक्योर करके रख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताता है। तो देखो यहाँ पे कहता है biodiversity conservations of biodiversity is protections, upliftment and scientific management of biodiversity so as far maintained to as it optimum level and derive sustainable benefits for the present as well as future generations। देखो इसका ओवरऑल सिर्फ ये मतलब है ना, जैसे कि मान लो अभी के समय में क्या हो रहा है, डायनासोर है, ठीक है, या फिर वाइट लायन है, टाइगर है, इन लोग का जो संख्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे पृथ्वी से लुप्त होते जा रहा है। तो इस चीज़ को मतलब इस तरह से बचा के रखना चाहिए, जो कि क्या हो सकता है हमारे अभी प्रेजेंट में भी मिल सकता है और आने वाला फ्यूचर में भी मिल सकता है। ठीक है, हालांकि देखो डायनासोर तो क्या हो गया 65 मिलियन ईयर एगो, ये इतना ही में क्या हो गया, पृथ्वी से वो लुप्त हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ है खतरनाक स्थिति में, उसको बचाने के बारे में होता है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बोलता है देयर आर, ठीक है, सम रीजन्स टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच कैन बी ग्रुप अंडर 3 कैटेगरीज। ठीक है, कुछ यहाँ पे कारण है जिसके वजह से इसको क्या करता है, बचा करके हमको रखना पड़ता है। ठीक है, पहला जो है इसको बोलते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन। ठीक है, उसके बाद दूसरा है इसको बोलते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, उसके बाद है तीसरा इथिकल इशूज। ठीक है, इथिकल वैल्यू इसको जैसे भी समझो। ठीक, तो देखो यहाँ पे कहता क्या, नैरोली यूटिलिटेरियन यहाँ पे कहता है आर्गूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस ह्यूमन ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर। ठीक है, देखो अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग नेचर से क्या होता है, नेचर मतलब यहाँ पे जो पेड़ पौधा है इन लोग से, तो इन लोग से हम लोग को लिमिट में फल या फ्रूट्स या वेजिटेबल कुछ भी चीज़ को नहीं लेते हैं। ठीक है, हम लोग के अनलिमिटेड यहाँ पे मिलता है, उसी चीज़ के बारे में बताता है। ठीक, जैसे फूड्स है, ठीक है, यहाँ पे सेरेल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, टेनिन्स यहाँ पे, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसको क्या करेगा, याद रख लेगा कि ये सब चीज़ जो अनलिमिटेड है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्या हो गया, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन भी किया हुआ है, ठीक है, कि 25% से ज़्यादा, ठीक है, ड्रग्स जो होता है ये कहाँ से मिलता है, तो ये हम लोग के पौधा से ही मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है 25,000 स्पीसीज जो प्लांट्स का है कंट्रीब्यूट टू ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, और इसके बाद 25,000 जो पेड़ पौधा है उन लोग से हम लोग को क्या मिलता है, मेडिसिन मिलता है, यानी कि दवा जो होता है। ठीक, यूज बाय नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड विद द इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पर यूनिट रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। ध्यान से देखो, इस डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिक किया हुआ है। ठीक है, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, तो यहाँ पे कहता है एक्सप्लोरिंग मोलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तीनों को टिक किया हुआ है कि इस लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, मोलिकुलर लेवल पे होना चाहिए, जेनेटिक लेवल पे होना, स्पीसीज लेवल पे। तो जब इसका एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलेगा कि बायो प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखेगा मोलिकुलर, जेनेटिक और स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नेशन इंडोर्ड विद द रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रिमूव रेप इनॉर्मस बेनिफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ को ध्यान रखेगा। जैसे देखो, एक होता है हेल्थ का डेफिनेशंस, तो हेल्थ के डेफिनेशंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेल्थ उसको बोलते हैं जो फिजिकली, मेंटली और सोशली, वहाँ पे 3 चीज़ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिव में याद रखेगा 3 चीज़, मोलिकुलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल। ठीक, अब इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब आगे देखो, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन ये क्या कहता है, argument says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides। ठीक है, fast dwindling Amazon rainforest estimated to produced through the photosynthesis। अब ध्यान से देखो, ये कहता है बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब बहुत सारा इकोसिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, क्योंकि वो जो है हम लोग के कुछ देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट नहीं है, अमेजोन फॉरेस्ट है। ठीक, ये बोलता है प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये जो है किस तरह से कुछ भी चीज़ को देता है, तो फोटोसिंथेसिस के मदद से, यानी कि ये
फोटोसिंथेटिक प्लांट जो सनलाइट के ऊपर निर्भर करता है भोजन के लिए, ठीक है, वो हो गया ऑटोट्रोप्स वाला। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट बोलता है 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमोसफेयर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, बोलेगा कि अमेजोन फॉरेस्ट जो है ये कितना परसेंट ऑक्सीजन देता है टोटल, तो याद रखेगा कितना परसेंट देता है, ये 20% देता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो ये क्या कहता है, बोलता है पोलिनेशन, ठीक है, विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव राइज अस फ्रूट्स एंड सीड्स। देखो ये चीज़ पता है, जिस तरह से बिना फर्टिलाइजेशंस का, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का नेक्स्ट जनरेशन नहीं बन सकता, उसी तरह से बिना पोलिनेशंस के इसका जो होता है फ्रूट्स फल्स नहीं बन सकता, ठीक है। इज अनदर सर्विसेज इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पोलिनेटर्स, ठीक है। अब इसके लिए पोलिनेटर्स का ज़रूरत होता है, कौन इसको पोलिनेशन में मदद कर सकता है, तो देखो बीज है, बम्बलीज है, बर्ड्स है, बैट्स है, ठीक। अब इसके बाद देखो देयर आर अदर इंटेजिबल बेनिफिट्स derived from the nature, aesthetic pleasure of walking through the thick woods, watching spring flowers in full, walking up from the, देखो यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, लेकिन याद रखेगा कि और भी इसके अलावा जो होता है ये बेनिफिट होता है इससे, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट नंबर पे, इसको बोलते हैं इथिकल आर्गूमेंट। ये क्या कहता है, फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीसीज विथ हुम शेयर दिस प्लानट, ठीक है। Philosophically, spiritual, we need to realize every species has intrinsic value, even it may not be current or any economic value to us। देखो अगर मान लो किसी का आर्थिक अनुसार नहीं भी वैल्यू है तो भी उसका क्या वैल्यू होता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो यहाँ पे इसका कुछ जानना की ज़रूरत था, इसलिए इसको देख लेगा। अब इसके बाद देखो द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रेड लिस्ट इज टू, रेड लिस्ट को बनाना क्यों ज़रूरत हुआ, ठीक है। तो देखो पहला यहाँ पे प्रोवाइड अवेयरनेस टू द डिग्री ऑफ थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, टू यहाँ पे लिखा हुआ। तो अवेयरनेस मतलब क्या होता है, सावधानी होता है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होने का जो खतरा स्थिति था, इससे मतलब क्या सावधानी बनाना था, ठीक है। अब दूसरा देखो प्रोवाइड ग्लोबल इंडेक्स अबाउट ऑलरेडी डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ग्लोबल इंडेक्स इसमें क्या होता है, एक रिकॉर्ड बनाना होता है कि कौन मतलब किस कैटेगरी में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द नंबर ऑफ स्पीसीज फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शंस, ये बोल रहा है यहाँ पे पहचान करके उसको डॉक्यूमेंट बताना है कि कौन जो है खतरा स्थिति में चला गया। उसके बाद बोलता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाइक कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस समझ करके देखेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे बोला एक है कैटेगरी, दूसरा है प्लांट्स और तीसरा है एनिमल्स, ठीक है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसके बाद बोला इंडेंजर्ड, उसके बाद बोला वल्नरेबल, ठीक है। तो बारबेरिस नीलगिरिडेंसिस, फिर यहाँ पे बेंटिकिया निकोबरिका, उसके बाद कोप्रेसस कैस्मेरिडियन, ठीक है। इसको उतना ज़्यादा प्लांट स्पीसीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट कौन होता है, तो यहाँ पे ये जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड में देखो पिग्मी हॉग, ठीक है, ये है। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड नंबर पे इंडेंजर्ड में जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रेड पांडा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखेगा ये जो है वल्नरेबल में ब्लैक बक, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेगा, क्योंकि ये जो है ये सवाल आ सकता है। तो यहाँ से बहुत कम आता है, लेकिन जो आता है उसको हम लोग क्या किए, समरी में डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और ज़्यादा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजर्वेशंस, ठीक है। मेरा हाथ जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो कहाँ पे थे हम लोग, देखो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बोलता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजर्वेशंस, ठीक है। हम लोग के पास कंजर्वेशन का स्ट्रेटजी कितना प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार का स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं N से 2 कंजर्वेशन, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं X से 2 कंजर्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान से समझो,
टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल हैबिटेट, यानी कि ये हो गया ऑन साइट, ठीक है। और दूसरा है इसको बोलते हैं कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, यानी कि ये हो गया ऑफ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनका मतलब क्या होता है और आउट का मतलब क्या होता है। तो जो इसके अंदर होगा इसको बोलेंगे नेचुरल हैबिटेट के अंदर हो गया, ठीक है। और जो इससे बाहर हो गया, ठीक है, जैसे ये वाला, तो इसको बोलेंगे आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो एन सिटू कंजर्वेशन एक्स सिटू कंजर्वेशन का बेसिक डिफरेंस यही होता है। अब यहाँ पे देखो एन सिटू कंजर्वेशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसका हॉट स्पॉट और दूसरा है इसका प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यहाँ पे इसको एग्जांपल में याद रखेगा कि एन सिटू कंजर्वेशन में कौन कौन आ सकता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व आ सकता है और नेशनल पार्क आ सकता है, ठीक है। ये तीनों किस में आएगा, तो एन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आएगा। अब देखो एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा। तो देखो सीड बैंक है फर्स्ट में, उसके बाद जीन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, इसको बहुत अच्छा से याद रखेगा। उसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे जेनेटिक लेवल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए टिश्यू कल्चर और क्या, ठीक है, इसको भी देख लेगा। लेकिन ये दोनों तीनों जो ऊपर वाला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कई बार एग्जाम में क्या होता है डायरेक्टली सवाल बन जाता है। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है यहाँ पे बोटनिकल गार्डन, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया और अर्बोरेटा, ठीक है। इन लोग के भी थोड़ा सा याद रख लेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी ये सभी सवाल आ जाता है। बोटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये दोनों देख लेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले इन सिटू कंजर्वेशन क्या कहता है। देखो इन सिटू कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ होल इकोसिस्टम एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट थ्रेटेंड स्पीसीज। देखो ऑल लेवल मतलब सभी लेवल पे जो कंजर्वेशंस होगा और, ठीक है, इकोसिस्टम का बायोडाइवर्सिटी का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एन सिटू कंजर्वेशंस, ठीक है। अब इसमें जो है ये आता है दो टाइप का, ठीक है। पहला हॉटस्पॉट है और दूसरा प्रोटेक्टेड एरियाज है, ठीक। तो यहाँ पे देखेगा ध्यान से। अब ये कहता क्या है, देखो एन सिटू कंजर्वेशन सबसे पहला हॉटस्पॉट में देखते हैं हम लोग। हॉटस्पॉट्स आर द रिलीजियस, ठीक, सॉरी रिलीजियस नहीं है, हॉटस्पॉट्स आर रीजन्स रिच इन बायोडाइवर्सिटी, वैसा क्षेत्र जो किस चीज़ में ज़्यादा होता है, बायोडाइवर्सिटी में होता है, बट आर डिक्लेयर्ड सेंसिटिव टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ह्यूमन इंटरफेयर, ठीक है, इंटरफेरेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ यही ध्यान रखेगा कि जो हम लोग का क्या करता है डायरेक्टली जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होता है, ठीक, या इनडायरेक्टली, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखो कहता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वेयर ओरिजिनली आइडेंटिफाइड बाय नॉर्मन मेयर्स, ठीक है। ये याद रखेगा कि हॉटस्पॉट्स को कौन खोज किया था, तो इसको याद रखेगा नॉर्मन मेयर्स, ठीक है। अब इसके बाद बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कलर भी किया हुआ है, हॉटस्पॉट्स आर डिटरमाइंड बाय 4 फैक्टर। हॉटस्पॉट को हम लोग कितना फैक्टर से समझते हैं, तो 4 फैक्टर। अब समझो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो है सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ स्पीसीज और स्पीसीज डाइवर्सिटी, पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हो गया डिग्री ऑफ इंडेमिज्म, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ थ्रेट टू हैबिटेट, और चौथा जो है डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस। ये चारों पॉइंट को यहाँ पे याद रखेगा। यही सब जो है हॉटस्पॉट का क्या होता है, फैक्टर होता है डिटरमाइन करने का। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, ये बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना होता है। तो यहाँ पे याद रखेगा टोटल कितना होता है, 34 होता है, 34 होता है। ये यहाँ पे टिक किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, ठीक। ये बहुत बार डायरेक्टली एग्जाम में सवाल आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडिया हैज़ 3 हॉटस्पॉट्स, ठीक है। याद रखेगा कि 34 जो है ये पूरा संसार में हॉटस्पॉट होता है, ठीक है। तो इंडिया के पास कितना होता है, तो याद रखेगा इंडिया में जो है ये मात्र 3 होता है, ठीक है। और 3 में कौन है, तो पहला जो है इसको बोलते हैं इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं हिमालय रीजन, ठीक है। और तीसरा जो है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट श्रीलंका, ठीक। तो तीनों जो हॉटस्पॉट है ये इंडिया में एग्जिस्ट करता है, और टोटल जो वर्ल्ड में है ये 34 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरियाज क्या कहता है। देखो एरियाज स्पेशली डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नेचुरल एंड एसोसिएटेड कल्चर रिसोर्सेज मेंटेन एंड मैनेज बाय थ्रू लीगल एंड अदर इफेक्टिवनेस, ठीक है। यहाँ पे सीधा बोल दिया, ठीक है। स्पेशली डेडिकेटेड मतलब खासकर किस चीज़ में, प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस, मतलब कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। किसको, तो यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट जो होता है, डाइवर्सिटी जो होता है किससे, तो यहाँ पे जो एनिमल होता है
प्लांट्स होता है जो खतरनाक स्थिति में होता है, इसी को सिर्फ याद रखेगा, ठीक है। हालांकि इसका डेफिनेशन कभी आएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम लोग किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे कहता है नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है और सेंचुरी है, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ पे देखे थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये तीनों के तीनों क्या हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग नेशनल पार्क को देखते हैं। देखो मेंटेन बाय गवर्नमेंट एंड रिजर्व फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसको जो है देखभाल करने के काम कौन करता है, तो नाम से ही पता चल रहा है नेशनल मतलब इसको केंद्र सरकार ही काम करेगा, तो गवर्नमेंट करता है, सरकार करता है। फिर उसके बाद बोलता है वेरियस एक्टिविटीज लाइक कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हैबिटेट मैनिपुलेशन प्रोहिबिटेड। देखो इस जगह पे ये सब कल्टीवेशन, खेती करना, ठीक है, या कोई एनिमल से इसको चराने का काम करना, जंगल जो है उसको, हैबिटेट को, ये सब किसी भी तरह के यहाँ पे क्या होता है, रोक लगा हुआ रहता है, कोई भी तरह से फॉरेस्ट को नुकसान नहीं कर सकता, ठीक। उसके बाद बोलता है प्रेजेंट देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। अब यहाँ पे याद रखेगा, अभी के समय में देखेगा तो भारत में 100 से प्लस क्या है, नेशनल पार्क है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेगा। उसके बाद यहाँ से देखो एग्जाम्पल में देखो काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, ठीक है। तो भारत का अगर मैप बनाएगा तो ऐसा कुछ करके होता है, असम जो होता है इस साइड में होता है, ठीक है। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, असम में है। उसके बाद बोलता है बंदीपुर नेशनल पार्क इन कर्नाटक। ध्यान से देखो कर्नाटक की राजधानी कौन है, तो इसको बोलते हैं बेंगलुरु है, ठीक है। और बेंगलुरु तो यहाँ पे बंदीपुर, नाम से ही पता चल रहा है कौन सा है, तो यहाँ पे बंदीपुर और बेंगलुरु एक जैसा मैच कर जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से इसको कोड बना करके याद रख लेगा, ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो एक जो है कर्नाटक कहाँ पे होता है, इधर यहाँ आसपास में होता है, इधर कौन सा होता है, इधर गोवा होता है, इससे पहले यहाँ पे कर्नाटक होता है बेंगलोर, ठीक है। इधर महाराष्ट्र होता है। तो इसको यहाँ पे ध्यान से देखेगा, एक अगर कोड बना लिया, ठीक है, बी से बेंगलुरु और बी से बंदीपुर, तो यहाँ पे सेकंड अपने आप निकल जाएगा कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क होता है कहाँ पे होता है, ये असम में होता है। अब ध्यान से देखो ये ट्रिक है, क्योंकि ये देखो अभी ये लगेगा आसान, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा चीज़ हम लोग को क्या करना है, बहुत याद रखना है, तो उस समय हो जाएगा डिफ़िकल्ट, तो इसी समय जो है ट्रिक काम करता है, ठीक। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कहता है बायोस्फीयर रिजर्व क्या कहता है, मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज, वैसा एरिया, ये मान लो इसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको सुरक्षित रखने का मतलब है कि ये जो हम लोग का है एक तरह से नहीं बहुत तरह से क्या होता है, लाभ देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को जो है प्रोटेक्टेड एरियाज। उसके बाद बोलता है इनिशिएटेड बाय यूनेस्को अंडर MAB प्रोग्राम, ठीक है। इसको बनाया कौन था, तो यूनेस्को, याद रखेगा, ये यूनाइटेड नेशन वाला जो होता है ये प्रोग्राम था, ठीक है। यहाँ पे बोलता है MAB, ठीक है। तो इसको भी आगे हम लोग देख लेंगे कि MAB जो है पूरा नाम क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैन एंड बायोस्फीयर है, ठीक है, इस प्रोग्राम में आया था, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ याद रखेगा। देखो बायोस्फीयर रिजर्व हैव 3 जोन्स। अब यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ पे समझना जरूरी है, ठीक है। बायोस्फीयर का 3 जोन होता है, हम लोग इस तरह से इसको बना लेते हैं और अब इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम में जो है इसको, ठीक है। पहला कहता है यह कोर जोन, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल जोन। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये वाला जो है सबसे फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कोर जोन। देखो यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग करके बता दिया, ठीक है। अब कोर जोन क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं, अनडिस्टर्ब एंड लीगली प्रोटेक्टेड एरिया वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। ये कोर जोन जो होता है ना, यहाँ पे कोई भी तरह के ह्यूमन एक्टिविटीज़ आने की, आदमी का एक्टिविटी की बिल्कुल क्या होता है, रोक लगा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोर जोन। दूसरा है बफर जोन, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी लाइक रिसर्च, एजुकेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन आर अलाउड। यहाँ पे याद रखेगा, यहाँ पे जो सेकेंड जोन है ना उसको बोलते हैं बफर जोन, यहाँ पे अलाउ है लेकिन एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद रिसर्च, इसके बाद यहाँ पे रिसोर्स, ठीक है। ये मात्र 3 ही चीज़ के लिए अलाउ है और इतना ही लिमिटेड है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ के लिए अलाउ नहीं है। तो ये कौन कहता है, बफर जोन कहता है। अब यहाँ पे देखो लास्ट नंबर पे इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। देखो आउटर मोस्ट रीजन वेयर ह्यूमन एक्टिविटी लाइक रिक्रिएशन, क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री etc आर अलाउड, ठीक है। ये लास्ट नंबर पे ये जोन है ना, यहाँ पे जो है ह्यूमन एक्टिविटी का अलाउ करता है, क्रॉपिंग के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, रिक्रिएशन के लिए, ठीक है। तो ये तीनों जोन को यहाँ पे बिल्कुल अच्छा से ध्यान से देखेगा। और यहाँ पे देखो तो वही चीज़ को लिखा है, सबसे अंदर जो है कौन सा है, कोर जोन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कौन सा है, बफर जोन है। और उसके बाद थर्ड में कौन सा जोन है, तो यहाँ पे है ट्रांजिशन जोन, जिसमें क्या दिखाया है, ह्यूमन सेटलमेंट, आने की ये घर बना करके दिखा दिया है।
तो इस तरह से यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं सेंचुरी में, ठीक है, ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फौना, ठीक है, वैसा ज़मीन जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फौना को कंजर्व करके रख सकते हैं। अब देखो, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप इज परमिटेड। यहाँ पे जो है ग्रेजिंग मतलब जानवर को चराने के लिए अलाउ होता है, ठीक है, कल्टीवेशंस खेती के लिए भी होता है, कुछ प्रोडक्ट उपजाने के लिए, प्राइवेट मतलब कि यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड आदमी का, प्राइवेट मतलब जो खास आदमी होगा उसी के लिए क्या होता है, अलाउ होता है सेंचुरी एरिया में, ठीक। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट करता है मोर देन, ठीक है, 500 सेंचुरीज आर प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। भारत में टोटल कितना है, तो 500 से प्लस है अभी के समय में, विथ 3.6% जोग्राफिकल एरिया। और ये जो है कितना ज़मीन को ख़त्म कर लेता है, तो याद रखेगा 3.6। अब एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पे काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू कश्मीर। तो ध्यान से देखो, मैप को अगर देखेगा तो केरला जो होता है कहाँ पे होता है, सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर कहाँ पे होता है, सबसे टॉप में होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, ठीक है, कश्मीर, के से काराकोरम और के से कश्मीर। तो अगला जो बच जाएगा ये मालाबार वाला, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा केरल में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कोड करके इसको याद रखने की कोशिश करेगा। और इसके बाद देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा नोट MAB, इसका फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1971 बाय यूनेस्को। ये चीज़ यहाँ पे याद रखेगा कि MAB जो प्रोग्राम था ये कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, तो ये यूनेस्को के द्वारा हुआ था और 1971 में हुआ था, ठीक। अब इसको देखो पूरा नाम क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1986। लेकिन देखो ये 1971 में यूनेस्को के द्वारा बना था, पर भारत में कब आया था, तो 1986 में आया था, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखेगा, MAB हैज़ स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड पॉल्यूशंस ऑन इन्वायरमेंट्स एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंडिया हैज़ ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मतलब बना है, ठीक है, वो है धार्मिक और सांस्कृतिक देश इसको माना जाता है, इम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। और इसके थ्रू, ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक देश होने के कारण ये जो होता है नेचर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने के काम करता है, ठीक है। इन मेनी कल्चर ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वेयर सेट असाइड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विदिन द वेनरेटेड टोटल प्रोटेक्शन सच एज सेक्रेड ग्रुप्स हेल्प इन फ्लोरिशिंग मेनी इंडेमिक स्पीसीज विथ रेयर, ठीक है। यहाँ पे याद रखेगा सेक्रेड ग्रुप्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कल्चर है जहाँ पे पेड़ को क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है या गले लगाया जाता है और इस तरह से इसको बचाने के काम किया जाता है। सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन, ध्यान से देखो, मेघालय। अब ध्यान से देखो ये सेक्रेड ग्रुप्स कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला है मेघालय, ठीक है। तो मैप में देखेगा तो मेघालय कहाँ पे होता है, फिर से हम लोग एक रफली इंडिया मैप बना लेते हैं और इस तरह से देखो मेघालय जो होता है इस साइड में होता है, ठीक। उसके बाद बोलता है अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये राजस्थान इस साइड में होता है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ कर्नाटका, ठीक है, कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है कर्नाटका का वेस्टर्न घाट रीजन में। उसके बाद महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंद एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो होता है बीच में MP। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि सेक्रेड ग्रुप्स कितना जगह पे मिलता है, पहला जो है मेघालय एक होगा, दूसरा राजस्थान और तीसरा कर्नाटक और चौथा महाराष्ट्र और पांचवा जो है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 5 स्टेट में ये टोटल क्या होता है, ये जो सेक्रेड ग्रुप्स है देखने मिल जाता है, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसको देखो क्या कहते हैं, इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रेफ्यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स, ठीक है। मेघालय का यहाँ पे स्पेशल देखेगा, ठीक है। ये क्या बोलता है कि मेघालय जो है ये सेक्रेड ग्रुप्स का लास्ट थ्रेटेंड और रेयर स्पीसीज का यहाँ पे रेफ्यूज था, ठीक है। बिश्नोई ऑफ राजस्थान प्रोटेक्ट, ठीक है, ये प्रोस्पेसिस सिनेरेरिया एंड ब्लैक बक, ठीक है, इसको हम लोग पहले भी देखने बोले थे। ब्लैक बक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पे आ गया। सम वाटर बॉडीज आर आल्सो हेल्ड सेक्रेड इन प्लेसेस खेती
बायोडाइवर्सिटी लैक इन सिक्किम। ध्यान से देखो, एक मेघालय को याद रखेगा और सिक्किम को याद रखेगा। देखो राजस्थान में ये हुआ था कि वहाँ पे पेड़ काटने का जो आंदोलन चला था, उस समय उन लोग जो है ये पेड़ को काटने से पहले क्या किया था, पेड़ को गले लगा लिया था। अगर पेड़ को काटना है तो उससे पहले किसको काटना पड़ेगा, ये आदमी को काटना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का था। अब देखो हम लोग बात करते हैं एक्सेस टू कंजर्वेशन का। तो एक्सेस टू कंजर्वेशन जो होता है, सबसे पहला अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, यानी कि ये अगर नेचुरल हैबिटेट है तो इससे बाहर यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसको कुछ भी चीज़ मिलता है तो बाहर से ही मिलता है। इट इंक्लूड्स ऑफसाइट कलेक्शन ऑफ जीन बैंक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरा ऑफसाइट के नाम से भी जानते हैं, और इसका एग्जांपल है जीन बैंक, सीड बैंक, ये सब इसको हम लोग देखते हैं। विच आर सोर्स ऑफ जेनेटिक फॉर ब्रीडर्स एंड जेनेटिक इंजीनियर्स। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेज में ये क्या कहता है। ठीक, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखो कहता है ऑफसाइट कलेक्शन। ऑफसाइट कलेक्शन में क्या क्या कहता है इसको समझो। लाइव कलेक्शंस ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज इन बोटनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, आर्बोरेटेड इटीसीड। ठीक है, आर्बोरेटा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेगा बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, आर्बोरेटा, ये जो था एग्जाम्पल था, इसी को याद रखेगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे टिक किया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बोटनिकल गार्डन्स एंड आर्बोरेटा हैव लार्ज वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये दोनों जो है क्षेत्र, ठीक है, बोटनिकल गार्डन और आर्बोरेटा, यहाँ पे प्लांट का जो स्पीसीज है बहुत सारा यहाँ पे देखने मिलता है। सम ऑफ देम हैव सीड बैंक्स, टिश्यू कल्चर फैसिलिटीज एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कैप्टिव ब्रीडिंग हेल्प्स टू मेंटेन द स्पीसीज विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। देखो ये जो कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है, ये मदद करता है कि वैसा एनिमल का रिकॉर्ड जो क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, ख़त्म हो गया। एज द नंबर ऑफ इंक्रीज इन कैप्टिव ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टिव रिलीज इन वाइल्ड। ठीक है, और इसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से नेक्स्ट कहता है जीन बैंक। देखो जीन बैंक क्या कहता है, मेंटेन स्टॉक ऑफ वाइबल सीड्स, लाइव प्लांट्स। ठीक है, सीड्स को, लाइव प्लांट को, टिश्यू कल्चर, फ्रोजन जर्म प्लांट विद द वाइडेस्ट रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से स्टार्ट होगा सीड बैंक। ये बहुत बार जो है एग्जाम में डायरेक्टली सवाल बन जाता है। ठीक, सबसे पहला कहता है ऑर्थोडॉक्स सीड्स, और उसके बाद बोलता है रिकैल्सिट्रेंट सीड। ये दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो सीड्स कैन टॉलरेट रेड्यूस्ड मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, कैन टॉलरेट इसका मतलब ये क्या करता है, सह लेता है किस चीज़ को, तो मॉइस्चर को। और इसके बाद एनारोबिक कंडीशंस, वहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या हो, कम हो। जैसे यहाँ पे लिखा -10 डिग्री से -20 डिग्री। ठीक है, इसको भी ये सह लेता है। तो ये सभी चीज़ को क्या कर लेता है, सहने का जो शक्ति होता है। ठीक, उसका एग्जाम्पल है सेरेल्स है, उसके बाद लेग्यूम्स है। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान से देखेगा। अब देखो वैसा सीड्स कैन नॉट टॉलरेट, जो सह नहीं सकता है किस चीज़ को, मॉइस्चर को, लो टेम्परेचर को, तो उसको हम लोग आगे बोलते हैं सीड्स कैन ओनली बी स्टोर्ड एज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशंस आफ्टर ट्रीटमेंट विथ फंगिसाइड्स एंड ह्यूमिड एयर एंड नॉर्मल ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, ह्यूमिड एयर भी चाहिए, फंगिसाइड्स के प्रोटेक्शंस भी चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, तब जा करके ये जो है कुछ समय तक ले क्या सकता है, रह सकता है। ठीक, तो इसको यहाँ पे ध्यान से देखेगा। अब इसका एग्जाम्पल जो है इसको बोलते हैं कोका, जैक फ्रूट, और उसके बाद कोकोनट है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं ऑर्चर्ड्स। ठीक है, ऑल पॉसिबल स्ट्रेन्स एंड वेरिएटीज ऑफ प्लांट्स विथ कैल्सिट्रेंट सीड्स आर मेंटेन। ठीक है, लीची, ऑयल, पाम, इसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन इसको ध्यान से देख लेगा। अब आता है टिश्यू कल्चर, टेक्निक यूज फॉर प्लांट्स विथ रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, वेरिएबल सीड्स, प्रोजेनी, सीडलेस वैरायटी वेयर क्लोन्स इज टू बी मेंटेन, केलस फॉर्मेशंस। ठीक है, यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन भी होता है, एम्ब्रायड्स होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, पोलन कल्चर, शूट टिप कल्चर आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग सच प्लांट्स, मेंटेन लार्ज नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन स्मॉल एरियाज, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडेंजर स्पीसीज, हाइब्रिड रेस्क्यू। ठीक है, बनाना और पोटैटो, इसको याद रख लेगा। अब इसके बाद बोलता है क्रायो प्रिजर्वेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत ज़्यादा ध्यान से। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन में होता क्या है, इसको यहाँ पे बिल्कुल अच्छा से देखेगा। ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ एम्ब्रायोज, एनिमल सेल्स और टिश्यू गैमेट्स एट
-196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन इनडेफिनेटली, ठीक। यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ये खास बात बोलता है कि किस लेवल पे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो गैमेट्स लेवल पे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। कितना डिग्री टेम्परेचर दिया हो, तो -196 डिग्री दिया, ठीक है। कहाँ पे, तो लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक। और उसके बाद बोलता है स्पेशल टेक्निक आर यूज टू रिवाइव द क्रायो प्रिजर्वेशन मटेरियल्स इन डेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो क्रायो प्रिजर्व टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शंस। और इस तरह से उसको एक्सटिंक्शन से क्या कर सकते हैं हम लोग, बचा सकते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या बनेगा। देखो इंटरनेशनल इफर्ट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या एफर्ट लगाया गया था, इसके विषय में सबसे पहला नंबर पे है, इसको बोलते हैं अर्थ समिट। देखो अर्थ समिट जो है ये कहाँ पे हुआ था, एट रियो डे जेनेरियो, ठीक है। कब हुआ था, 1992 में। तो यहाँ पे अर्थ समिट का लोकेशन को याद रखेगा, सबसे पहले हुआ कहाँ पे था और इसके बाद कितना समय में हुआ था, तो 1992 के समय में हुआ था। कहाँ पे, ब्राज़ील में, रियो डे जेनेरियो में। प्रमोटेड, ठीक है, कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच वाज साइन बाय 152 नेशंस, यानी कि 152 कंट्रीज जो था इस चीज़ के लिए सहमत था, ठीक। इट्स रिकमेंडेशंस केम इनटू अफेक्ट ऑन 19 दिसंबर 1993, ठीक है। 19 दिसंबर 1993 में ये क्या हुआ था, इफेक्ट में आया था, प्रभाव में आया था। इंडिया बिकेम अ पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्टी नहीं, यहाँ पार्ट हो गया, ठीक है। 1994 में मई के महीना में जो था ये भारत भी इस चीज़ में क्या हो गया था, इसका हिस्सा बन गया था, ठीक। अब यहाँ पे बोलता है वेरियस कमिटमेंट्स वेयर, कौन कौन सा वेरियस कमिटमेंट है, इसको देखो। अडोप्शन ऑफ वेज एंड मीन्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहला रास्ता को अडोप्शंस, ठीक है, किसका, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। मैनेजिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल यूज, ठीक है, सतत यूज, सस्टेनेबल यूज के लिए बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करना है, ठीक है। इंश्योरिंग इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक। उसके बाद कहता है अर्थ समिट रियो +20 वाज अगेन हेल्ड इन 2012 रियो डे जेनेरियो टू टॉक अबाउट, यहाँ पे चौक लिख दिया, और न्यू स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो फिर से इसमें 20 साल के बाद इसमें कुछ नया जो था रणनीति बनाने की कोशिश करने लगा, ठीक। उसके बाद बोलते हैं सम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ का जो था कुछ, जैसे कि ग्रीन पीस प्रोवाइड इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन, ये दिया था इंटरनेशनल सपोर्ट कि कैसे इसको कंजर्व किया जा सकता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले कहता है एजेंडा 21, ये क्या कहता है, ध्यान से देखो। ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट इज ए ब्लू प्रिंट फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्सिटी थ्रू सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल मेजर्स इन 21st सेंचुरी। देखो एजेंडा 21 कहता है कि अर्थ समिट का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ब्लू प्रिंट होता है प्रमोटिंग किस चीज़ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और वातावरण इन्वायरमेंट मेजर्स में, इसके कंडीशंस में, तो तीनों चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखेगा, ये 3 कंडीशंस में, ठीक। उसके बाद बोलता है सेकेंड वर्ल्ड अर्थ समिट के जगह पे यहाँ पे है वर्ल्ड समिट, इस चीज़ को यहाँ पे याद रखेगा। अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट इसमें फ़र्क रहेगा। वाज हेल्ड इन 2002, कब हुआ था, तो 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। लोकेशन को भी याद रखेगा, वो कहाँ पे था, रियो डे जेनेरिया ब्राज़ील में था, यहाँ पे जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इसमें बोल रहा है 190 कंट्रीज अटेंडिंग द समिट प्लेज टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द करेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस ग्लोबल रीजनल लोकल लेवल, ठीक है, 2010 तक। ये बोल रहा है कि इसमें 190 देश जो था ये सहमत था इस बात से कि हम लोग को बायोडाइवर्सिटी लॉस को क्या करना है, घटाना है। किस लेवल पे, तो ग्लोबल लेवल पे, उसके बाद लोकल रीजनल सभी लेवल पे, कब तक, तो 2010 तक ये टारगेट मतलब बनाया था। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे बोलता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है, फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके विषय में हम लोग पीछे देखेंगे। इज एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स लीडरशिप कॉमन अप्रोच एंड एक्सपर्टाइज अरेना ऑफ कंजर्वेशन। अनदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म को भी याद रख लेगा, WWF है, ठीक है। इसके बाद बोलता है कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजीनियरिंग एंड, ये वाला जो फुल फॉर्म है इसको भी याद रख लेगा। हेल्प इन रेस्ट्रिक्टिंग पोच एंड लॉस ऑफ रेयर स्पीसीज, जो जिसका संख्या कम हो गया इसको एक ख़त्म होने से क्या करता है, बचाने का काम करता है, ठीक। तो इसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं।